Hi, welcome back to the channel The Social Sciences. We are going to study History Chapter 2 Nationalism in India of Class 10th. इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था सब चैप्टर 1 और सब चैप्टर 2। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सब चैप्टर 3 और सब चैप्टर 4। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो कि हमने पहले डिस्कस कर चुका है, इन केस इफ यू हैवंट सीन द वीडियो यू कैन गो टू द प्लेलिस्ट एंड यू कैन वॉच पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। सो वी डिस्कस्ड कि 1920 से लेके 1922 के बीच में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लड़ा गया था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का कॉज हमने पढ़ा था। उसका मेन कॉज था रॉलेट एक्ट, दूसरा कॉज था जलियांवाला बाग मैसेकर, फिर खिलाफत इशू। ये सारे इश्यूज को लेके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने लीड किया था। लेकिन इस कॉज को हमें स्टॉप करना पड़ा, उसको हमें सीज करना पड़ा। उसका कारण था चौरी चौरा इंसिडेंट्स, जो कि यूपी में एक विलेज था जहाँ पे पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी और ये जो पूरा मूवमेंट था ये बहुत वायलेंट हो गया था। इस कारण से इस मूवमेंट को हमें सीज करना पड़ा। ठीक है, गांधी जी ने इस मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया और इसमें हमने देखा कि कैसे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, है ना। वी स्टडीड द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल फ्रॉम टाउन्स। वी ऑल्सो सॉ हाउ पीपल पार्टिसिपेटेड फ्रॉम कंट्री साइड यानी रूरल एरियाज में। उसी में हमने देखा कि ट्राइबल्स का क्या पार्टिसिपेशन था एंड ट्राइबल्स के साथ साथ हमने ये भी देखा कि जो प्लांटेशंस में लोग काम कर रहे थे उनका क्या पार्टिसिपेशन था। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पूरा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हमने कवर किया था लास्ट वीडियो में। आफ्टर दिस ब्रीफ रीकैप वी आर गोइंग टू मूव टू सब चैप्टर 3। तो यहाँ पे बात होती है कि जब गांधी जी ने इस मूवमेंट को स्टॉप किया, उसको विड्रॉ किया, तो बहुत सारे लोग जो थे वो नाखुश थे। ठीक है, बहुत सारे लोग जो कांग्रेस के अंदर थे उनको लगा कि हम लोग मास स्ट्रगल के लिए एकदम तैयार थे। लेकिन जब ये स्ट्रगल एकदम पीक मोमेंट पे था, प्रोटेस्ट एकदम पीक मोमेंट पे था, सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लोगों में जोश है, इस मूवमेंट को उसी टाइम में गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया। सो लॉट ऑफ पीपल वर नॉट हैप्पी विद दिस। ठीक है, कि इसको विड्रॉ क्यों कर लिया गया। हाउएवर कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको लगा कि नहीं, मास स्ट्रगल थोड़ा ज्यादा लंबा टाइम के लिए खिंच गया, तो हमें इसको रोकना ही चाहिए था। और क्योंकि अब हमने रोक दिया है स्ट्रगल को, तो अब हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रोविंशियल काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहिए। प्रोविंशियल काउंसिल इलेक्शंस मतलब स्टेट इलेक्शंस उस टाइम में स्टार्ट हो रहे थे इंडिया में। तो ब्रिटिशर्स धीरे धीरे स्टेट में इलेक्शंस इंट्रोड्यूस कर रहे थे। ठीक है, तो बहुत सारे जो लोग थे कांग्रेस के अंदर उनको लग रहा था कि हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो कांग्रेस के अंदर ही दो आइडियोलॉजीज बन चुकी थी। कुछ लोग थे जो कि फेवर कर रहे थे मास स्ट्रगल को, कुछ लोग थे जो कि चाह रहे थे कि वी शुड एंटर इनटू प्रोविंशियल काउंसिल इलेक्शंस, है ना। एंड गांधी जी, उनका ये रीजन था कि उन्होंने ये कहा कि हमें इस पूरे मूवमेंट को नॉन वायलेंट रखना था। तो मूवमेंट हैड टू बी नॉन वायलेंट, क्योंकि अगर ये वायलेंट हो जाता तो बहुत ज्यादा लॉस होता, है ना, लोगों का लॉस होता और हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव को अटेन नहीं कर पाते। सो गांधी जी वॉज राइट इन हिज प्लेस और इसीलिए चौरी चौरा इंसिडेंट्स के बाद उन्होंने विड्रॉ कर लिया। लेकिन वो प्रोविंशियल काउंसिल इलेक्शंस के फेवर में नहीं थे। लेकिन जब इतना ज़्यादा प्रेशर बनने लगा, कुछ लोग थे कांग्रेस के अंदर जो कि प्रोविंशियल काउंसिल इलेक्शंस को फेवर कर रहे थे, तो गांधी जी को ना चाहते हुए भी इस चीज़ को परमिट करना पड़ा कि ठीक है, यू कैन गो एंड पार्टिसिपेट इन प्रोविंशियल काउंसिल इलेक्शंस। क्योंकि इससे पहले भी कांग्रेस जो थी 1907 में टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, कांग्रेस में स्प्लिट हुआ था। तो गांधी जी नहीं चाहते थे कि वापस से किसी ऐसे इशू के कारण कांग्रेस में वापस से स्प्लिट हो। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, जो लोग मास स्ट्रगल चाहते हैं वो लोग रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज करें और जो प्रोविंशियल काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो पार्टिसिपेट करें। ठीक है, तो इस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत जो काउंसिल इलेक्शंस हो रहे थे वो उसमें लोगों ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया। और इसमें दो प्राइम लोग जो थे जिनका नाम था सी आर दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, इन दो लोगों ने कांग्रेस के अंदर ही अपनी एक पार्टी बनाई जिसका नाम था स्वराज पार्टी। ठीक है, और इन दो लोगों ने ये स्वराज पार्टी बनाई इस एम से कि हम लोग कांग्रेस के साथ एफिलिएटेड रहते हुए भी हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे काउंसिल इलेक्शंस में। ठीक है, तो आपसे ये एमसीक्यू का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वराज पार्टी क्या थी, कब बनी। दिस इज अ गुड पॉइंट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, उसके बाद कांग्रेस के कुछ लोग थे जो कि चाहते थे कि हम लोग
वापस से प्रोटेस्ट करें। अब प्रोटेस्ट करने के लिए तो हमें वापस से लोगों को मोटिवेट करना होता, हमें नेशनलिज्म के बारे में लोगों को और बताना होता, और साथ साथ हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फेल हुआ था कुछ रीजंस के कारण। उसका एक रीजन ये भी था कि हमारे कंट्री में ऑल्टरनेट इंस्टीट्यूशंस नहीं थे। अगर लॉयर्स कोर्ट छोड़ रहे हैं, बच्चे ब्रिटिश स्कूल्स में जाना छोड़ रहे हैं, तो हमारे पास कोई और ऑल्टरनेट इंडियन इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, है ना। तो उस टाइम प्राइम जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे जो कांग्रेस लीडर्स थे, उन्होंने सोचा कि हमें फुल इंडिपेंडेंस के लिए, मास एजिटेशन के लिए हमें लोगों को प्रमोट करना पड़ेगा, लोगों को इंस्पायर करना पड़ेगा और ऑल्टरनेट इंस्टीट्यूशंस पे काम करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये चीज कांग्रेस के अंदर चल रही थी। साथ साथ दुनिया भर में उस समय 1926 से लेके 1930 के बीच में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है। पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था थी, जो इकोनॉमी थी, वो फेल हो रही थी, और 1930 तक सिचुएशन बहुत ज्यादा बुरी थी। ठीक है। इसी बैकड्रॉप में, इन्हीं सारे सिचुएशंस के बीच में इंडिया में आती है एक स्टेचुरी कमीशन, जिसका हेड करते हैं सर जॉन साइमन। ठीक है। सो साइमन, क्योंकि ये लीड कर रहे थे इस कमीशन को, तो इसीलिए इस कमीशन का नाम हो गया साइमन कमीशन। तो भाई साइमन कमीशन थी क्या? तो अभी हमने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुई थी 1919 में यहाँ पे, है ना, जिसके तहत इलेक्शंस हो रहे थे। तो इसी एक्ट को पढ़ने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसमें ये भी लिखा हुआ था कि जैसे प्रोविंसेस में इलेक्शंस कराएंगे, वैसे एक और टर्म लिखा था कि जब ये एक्ट इम्प्लाई हो जाएगा, लोगों जब ये एग्जीक्यूट होने लगेगा, तो इस एक्ट की स्टडी के लिए 10 साल बाद एक कमीशन बनेगी, है ना। और इस कमीशन का काम होगा कि इस एक्ट की सक्सेस या इसके फेलियर्स या इसमें जो भी ड्रॉबैक्स रहे हैं, उसको स्टडी करना। ठीक है। तो एक एक्ट को स्टडी करने के लिए उसी एक्ट में ये प्रोविजन था कि 10 years later अ कमीशन विल बी मेड विच विल स्टडी दिस एक्ट। और उस कमीशन को, क्योंकि साइमन लीड कर रहे थे, तो उस कमीशन का नाम हो गया साइमन कमीशन। ठीक है। तो साइमन कमीशन में दिक्कत ये थी कि साइमन कमीशन में जितने भी लोग थे, ठीक है, वो पढ़ने वाले थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जो कि अल्टीमेटली इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम की स्टडी थी, है ना, कि इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चल रहा है, हमारा सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम कैसा चल रहा है। लेकिन इस कमीशन में दिक्कत ये थी कि इस कमीशन में सारे लोग जो थे वो ब्रिटिश थे, कोई भी सिंगल इंडियन मेंबर भी नहीं था, है ना। अब बात हो रही है हमारे देश की, है ना, हमारे देश का सिस्टम कैसा चल रहा है, एवरीथिंग। और उसमें जो पढ़ेगा, जो उस चीज के बारे में चर्चा होगी, जो रिकमेंडेशंस देंगे, वो सारे ब्रिटिश होंगे। तो आप ये समझो कि घर तुम्हारा है, लेकिन तुम्हारे घर में क्या होगा वो तुम्हारा नेबर अगर डिसाइड कर रहा है, या कोई दूर दराज का इंसान आके डिसाइड कर रहा है, तो तुम्हें तो चिढ़ मचेगी, विच वॉज अ वैलिड थिंग, है ना। तो इस साइमन कमीशन के अगेंस्ट थ्रू आउट इंडिया बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होने शुरू हुए। और जब ये कमीशन इंडिया में आए 1928 में, तो नारे लगाए गए, गो बैक साइमन, है ना। गो बैक साइमन यानी आप वापस जाओ, साइमन कमीशन इंडिया में से वापस जाओ। और सारे इंडियंस जो हैं ये इस कमीशन को सपोर्ट नहीं कर रहे। कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग, उस टाइम की जितनी पार्टीज थी, दे ऑल सपोर्टेड अगेंस्ट दिस कमीशन, है ना। दे ऑल केम टुगेदर एंड सबने डेमोन्स्ट्रेशंस किए, प्रोटेस्ट किए अपने पर। ठीक है। और उस वक्त जो वाइसरॉय थे इंडिया के, उनका नाम था लॉर्ड इरविन। उन्होंने बोला कि इंडियंस को थोड़ा सा अपने साइड लेने के लिए, क्योंकि प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा चल रहा था, और इसी प्रोटेस्ट में इंडिया के एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर लाला लाजपत राय, उनकी भी प्रोटेस्ट के दौरान डेथ हो गई, क्योंकि उन पे लाठीचार्ज किया गया था, है ना। तो इन सारी चीजों से जो इंडियंस थे वो बहुत भड़के हुए थे। तो उस वक्त जो वाइसरॉय थे लॉर्ड इरविन, उनको लगा कि इंडियंस को थोड़ा सा कन्विंस करने के लिए, अपने साइड लेने के लिए, उन्होंने इंडिया को ऑफर दिया डोमिनियन स्टेटस का। डोमिनियन स्टेटस मतलब इंडिया ब्रिटिश की कॉलोनी रहेगी, लेकिन इंडिया में जो इंटरनल अफेयर्स होंगे वो इंडियंस कंट्रोल करेंगे। ठीक है। तो इस स्टेटस को प्रपोज किया गया लॉर्ड इरविन के द्वारा। ठीक है। और इस पर डिस्कशन के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात हुई, है ना, कि इंडिया का कैसा फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन होगा, क्या होगा, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये कॉन्फ्रेंस रखी जाती लंदन में। ठीक है। बट उस टाइम, क्योंकि ये कमीशन ऑलरेडी इंडिया में आ चुकी है, द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग एंड ऑल द पार्टीज हु वर देयर, दे वर नॉट हैप्पी विद दिस डोमिनियन स्टेटस। हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। अब हमें
स्वराज नहीं चाहिए, ठीक है, हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए हम लोग डोमिनियन स्टेटस पे क्यों अग्री करें, है ना। तो उस वक्त इंडिया के जो भी कांग्रेस मेंबर्स थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस ही क्योंकि फ्रीडम स्ट्रगल लीड कर रही थी, तो उस वक्त जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे सारे लीडर्स, उन्होंने बोला कि नहीं, वी डू नॉट अग्री विथ डोमिनियन स्टेटस, वी वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है। और दिसंबर 1929 में कांग्रेस का एक सेशन हुआ लाहौर में, ठीक है, लाहौर पाकिस्तान, जो कि आज प्रेजेंटली है, लेकिन उस टाइम में तो दिस वाज पार्ट ऑफ इंडिया, कभी पाकिस्तान इंडिया का ही पार्ट था। तो लाहौर में ये सेशन होता है कांग्रेस का, और इस कांग्रेस सेशन में ये अग्री किया जाता है कि वी आर गोइंग टू फाइट फॉर पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज मतलब फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, ठीक है। और इस सेशन में डिक्लेयर किया गया कि 26 जनवरी 1930 को, देखो ये सेशन हो रहा है दिसंबर 1929 में, तो बोला एक महीने बाद दिसंबर से जनवरी में आएंगे, और 1929 से 1930, है ना, मतलब एक महीने बाद 26 जनवरी 1930 को हम लोग अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। इमेजिन द सिचुएशन, इंडिया वाज अ कॉलोनी, एवरीथिंग वाज कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश, बट उस टाइम में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन होता है 1929 में। इस सेशन के प्रेसिडेंट होते हैं जवाहरलाल नेहरू, जो कि आगे चल के बनते हैं इंडिया के पीएम, है ना। और इस सेशन में डिसाइड किया जाता है कि हाउएवर इंडिया इज अ ब्रिटिश कॉलोनी, बट वी आर गोइंग टू फाइट फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और 26 जनवरी 1930 को हम अपने देश का झंडा लहराएंगे। ये बहुत डिफिकल्ट टास्क था, बिकॉज एवरीवेयर वी आर गोइंग टू हैव ब्रिटिश पुलिस, ब्रिटिश आर्मी, एवरीथिंग, है ना। लेकिन हम लोग उसमें भी चैलेंज कर रहे हैं कि हमें झंडा फहराना है ना। तो अपने आप में ये डिक्लेरेशन ही बहुत ज़्यादा करेजियस था, एंड ये हुआ भी, एक्चुअली द फ्लैग वाज होइस्टेड, बट लॉट ऑफ लीडर्स वर अरेस्टेड, है ना। तो इस तरीके से ये चीज़ डिक्लेयर हुई, और इसीलिए आज भी हम लोग रिपब्लिक डे 26 जनवरी को ही सेलिब्रेट करते हैं हर साल, इन कमेमोरेशन ऑफ दिस पूर्ण स्वराज इवेंट, है ना। लाहौर कांग्रेस में जो डिसाइड हुआ, लाहौर सेशन में जो डिसाइड हुआ कि 26 जनवरी को हमें फ्लैग होइस्ट करना है, इसीलिए हर साल हम लोग रिपब्लिक डे इसी दिन सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो अब हुआ क्या है कि वी हैव द साइमन कमीशन दैट इज इनटू इंडिया, व्हिच इज स्टडीइंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इंडियंस आर नॉट हैप्पी, ठीक है। और वाइसरॉय जो है, उन्होंने बोला कि चलो आओ और हम लोग डोमिनियन स्टेटस पे बात करते हैं, ठीक है। इसी बीच गांधी जी ने वाइसरॉय को एक लेटर लिखा, और उस लेटर में अपने 11 डिमांड्स बताए, ठीक है। उन्होंने बोला कि हम डोमिनियन स्टेटस पे तो अग्री नहीं कर रहे, और हमें कुछ हमारे डिमांड्स हैं, आप उनको पढ़ो और उस पर अग्री करो, तो हम लोग प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। गांधी जी ने ओपन चैलेंज किया, ठीक है, कि ये मेरे डिमांड्स हैं। डिमांड्स क्या थे? डिमांड्स थे कि टैक्स कम करो, ठीक है। उसके बाद सॉल्ट टैक्स, उस टाइम में इंडिया में सॉल्ट टैक्स लगाया जाता था। हम जो नमक भी ले रहे हैं अपने देश के पानी से, अपने देश का नमक है, लेकिन उसके लिए हम टैक्स ब्रिटिशर्स को दे रहे हैं, तो इस टाइप का सॉल्ट टैक्स भी था, है ना। तो डिमांड में ये भी था कि सॉल्ट टैक्स को रिमूव किया जाए, ठीक है। और बहुत सारे इस टाइप के डिमांड्स थे, जो कि 11 डिमांड्स के अंडर आए, ठीक है। गांधी जी ने ओपनली बोल दिया कि देखिए ऐसा ऐसा है, आप ये अपना डिमांड हमारे एक्सेप्ट कर लो, तो हम लोग प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। इरविन को लगा कि यार ये मजाक कर रहा है आदमी की, क्या, मैंने तो इसकी बात सीरियसली नहीं ले ली है। एंड गांधी जी ने बहुत ओपनली बोला था, उन्होंने एक डेट बताई थी कि 11 मार्च 1930 तक अगर मेरे डिमांड्स फुलफिल नहीं हुए, तो मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर दूंगा। इससे पहले हुआ था नॉन कोऑपरेशन। नॉन कोऑपरेशन में था कि हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, आप बोलो हम उस चीज को अनसुना कर देंगे। बट सिविल डिसोबीडियंस मतलब क्या, कि अब पूरी की पूरी सोसाइटी आपके रूल्स को भी नहीं मानेगी, मतलब अब हम लोग कानून तोड़ेंगे। पहले था कि हम आपकी बातों को बस अनसुना करेंगे, कानून नहीं तोड़ने की बात थी नॉन कोऑपरेशन में। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस में क्या था, वी आर गोइंग टू डिसओबे योर लॉज, योर रूल्स, योर रेगुलेशन, एवरीथिंग, है ना। और शुरुआत हुई सॉल्ट टैक्स से। तो क्वेश्चन है कि सॉल्ट टैक्स को ही क्यों चुना गांधी जी ने? क्योंकि सॉल्ट टैक्स इकलौता, सॉल्ट टैक्स पे इतना जोर इसीलिए दिया गया क्योंकि सॉल्ट जो है वो एक ऐसी कमोडिटी है जो कि सब यूज करते हैं, वो अमीर हो गरीब हो, ठीक है, वो हिंदू हो मुसलमान हो, वो किसी भी कास्ट का इंसान हो, हर इंसान सॉल्ट कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो सॉल्ट जो है, और सबसे ज्यादा सॉल्ट पे इतना ज्यादा टैक्स भी ले रही है, ये अपने आप में ही गलत चीज है, और सारे इंडियंस इस चीज से कनेक्ट भी कर सकते हैं, है ना। तो नेशनलिज्म हम लोग बहुत, और पेट्रियटिज्म और नेशनलिज्म दोनों चीज यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं, और लोगों को प्रोटेस्ट के लिए इनवाइट भी कर सकते हैं।
तो इसीलिए सॉल्ट टैक्स पे ज़्यादा फोकस किया गया कि इट इज़ द मोस्ट यूनिवर्सली यूज्ड कमोडिटी, ठीक है। और गांधी जी ने अल्टीमेटम दे दिया कि 11 मार्च को मेरा लास्ट डेट है, इस तक अग्री कर जाओ, ठीक है। बट इरविन बीइंग इरविन ही डिड नॉट अग्री, ठीक है। इरविन जो थे उन्होंने नेगोशिएट करने से भी मना कर दिया। और फिर गांधी जी स्टार्ट करते हैं द फेमस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये मूवमेंट स्टार्ट होता है डांडी मार्च से, ठीक है। सो व्हाट गांधी जी डिड, उन्होंने 78 वॉलंटियर्स के साथ गांधी जी 240 माइल्स ट्रैवल करके जाते हैं, ठीक है, साबरमती आश्रम, ठीक है, फ्रॉम गांधी जी आश्रम इन साबरमती टू डांडी, ठीक है। तो जो हमारा सॉल्ट टैक्स के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट होता है डांडी मार्च में, उसमें गांधी जी ट्रैवल फ्रॉम साबरमती आश्रम टू डांडी। और जब ये जब जाते हैं तो उन्होंने कितना माइल्स कवर किया, 240 माइल्स कवर किया 24 डेज में। पर डे के हिसाब से 10 माइल कवर कर रहे थे तो 240 माइल्स कवर हो गए। गांधी जी का एम था कि कुछ वॉलंटियर्स के साथ जाएंगे और सिंपली डांडी में जाके सॉल्ट टैक्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे। प्रोटेस्ट कैसे करेंगे, डांडी क्योंकि कोस्टल एरिया है, वहां पे पूरा समुद्री पानी है, उस पानी को लिटरली उठाना है और उस पानी में से जो नमक निकलेगा, क्योंकि नमक बहुत खारा पानी है, तो जैसे ही पानी में हाथ डालेंगे नमक आएगा, उस नमक को मैंने बस उठा लेना है और उस तरीके से वो सॉल्ट टैक्स हम लोग उसको अपोज कर देंगे। लेकिन गांधी जी ने जब डिक्लेयर किया दैट ही इज गोइंग टू गो, अ लॉट ऑफ पीपल इन थाउजेंड्स, है ना, दे केम एंड सपोर्टेड हिम, ठीक है। और इस तरीके से पीसफुली गांधी जी ने ब्रिटिशर्स के इस रूल को डिसोबे कर दिया और 6 अप्रैल को फाइनली वो डांडी पहुंचते हैं 24 दिन में, ठीक है। तो 12 मार्च को उन्होंने स्टार्ट किया अपना मूवमेंट, 12 मार्च से स्टार्ट हुआ 1930 में, एंड ही रीच देयर ऑन 6 अप्रैल 1930, ठीक है। इस तरीके से 24 दिन में गांधी जी पहुंचते हैं एंड ही ब्रोक द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। और यहाँ पे जैसा फिगर में भी देख सकते हो, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर कमिंग विद गांधी जी। गांधी जी जहां जहां से ट्रैवल कर रहे थे, 78 वॉलंटियर्स तो छोड़ो, हर जगह से लोग उनके साथ जुड़ते जा रहे थे, है ना। सारे गांव गांव कस्बों से लोग आ रहे हैं, दे आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस मूवमेंट। ये मूवमेंट इतना ज्यादा हिट रहा कि थ्रू आउट इंडिया लोग अपने अपने जगहों पे सॉल्ट टैक्स को ब्रेक करने के लिए लग गए। थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री दे ब्रोक द सॉल्ट लॉ। उन्होंने सॉल्ट मैन्युफैक्चर किया और डेमोन्स्ट्रेशंस किए सॉल्ट फैक्ट्रीज के अगेंस्ट। इतना ही नहीं, लीकर शॉप्स के अगेंस्ट भी पिकेटिंग हो रही थी और चौकीदारी टैक्स, बाकी सारे टैक्सेस भी लोग पे करने से मना कर रहे थे। फॉरेस्ट लॉज को वॉयलेट किया गया, जो ट्राइबल्स को भी जो मना किया जाता था रिजर्व फॉरेस्ट में जाने से, उन्होंने भी वो बात नहीं सुनी, वो गए। यहाँ पे आप देख सकते हो इस इमेज में, यू कैन सी हाउ द स्ट्रीट्स आर फिल्ड विद पीपल हु आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, है ना। और ये अपने आप में एक बहुत ज्यादा सॉलिड हिट मूवमेंट था, ठीक है। लॉट ऑफ पीपल वर पार्टिसिपेटिंग, इट बिकेम वेरी वेरी पॉपुलर और खासकर इसमें विमेन पार्टिसिपेशन भी बहुत रहा, ठीक है। उसके बाद गांधी जी जब उन्होंने इस एक्ट को ब्रेक किया तो ऑफकोर्स ब्रिटिशर्स तो छोड़ते नहीं, तो उन्होंने गांधी जी को अरेस्ट कर लिया। जब गांधी जी को अरेस्ट कर लिया तो बहुत रीजनली अलग अलग जगहों पे जो लोकल लीडर्स थे वो उभरे, वो आए और उन्होंने लीड किया वहां के लोगों को। यहाँ पे बताया गया है अब्दुल गफार खान के बारे में, ठीक है। ही इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रंटियर गांधी। तो अब्दुल गफार खान महात्मा गांधी के बहुत अच्छे फॉलोअर थे, ठीक है। ही वॉज अ डिवोट डिसाइपल एंड वो पेशावर जो कि आज पाकिस्तान में है, लेकिन पेशावर में उन्होंने गांधी जी के इस मूवमेंट को इसमें पार्टिसिपेट किया और वहाँ के लोगों को लीड किया, ठीक है, इस मूवमेंट में। और बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है अलग अलग जगहों पे, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इतना कि 1 लाख के आसपास लोगों को अरेस्ट किया गया, ठीक है, इस तरीके से। एंड गांधी जी जो थे उस टाइम में उन पे प्रेशर बिल्डअप होने लगा, ब्रिटिशर्स प्रेशर डाल रहे हैं दैट यू हैव टू स्टॉप दिस मूवमेंट। और गांधी जी वॉज रिलक्टेंट, वो नहीं चाह रहे थे कि स्टॉप करें। तो गांधी जी ने फाइनली इरविन के साथ एक पैक्ट साइन किया और 5 मार्च 1931 को दोनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए अग्री करते हैं, ठीक है। तो गांधी जी ने कुछ टाइम के लिए इस मूवमेंट को कॉल ऑफ किया। कॉल ऑफ इसीलिए किया क्योंकि वो इरविन पे प्रेशर बिल्डअप करना चाह रहे थे कि वो नेगोशिएट करे, है ना, क्योंकि एम तो यही था कि हमें पूर्ण स्वराज की बात करनी है और सब चीज़ पीसफुली होना चाहिए। तो 5 मार्च 1931 को दे डिसाइडेड टू हैव अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। इसमें ये बात याद रखने वाली कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो था वो 3 बार हुआ। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1, 2 एंड 3 1931 में, 1932 में, दोनों साल में 3 बार टोटली हुआ। कांग्रेस ने फर्स्ट
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने से मना कर दिया था, क्योंकि उस टाइम में हम प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तक आते आते ब्रिटिशर्स ने कन्विंस किया गांधी जी को कि प्लीज आके बात करो, ठीक है। और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस को छोड़ के बाकी सारी इंडियन पार्टीज गई थी, पॉलिटिकल पार्टीज गई थी डिस्कस करने के लिए, बट कांग्रेस वाज द अल्टीमेट पार्टी विच वाज फाइटिंग फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया। तो अगर कांग्रेस रही नहीं तो आप बाकी और पार्टीज के साथ डिस्कस करके क्या निष्कर्ष निकालोगे। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गया था। तो इसीलिए ब्रिटिशर्स चाहते थे कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किसी भी तरीके से कांग्रेस को डिस्कशन के लिए लाएं, और इसीलिए गांधी जी को कन्विंस किया कि आप प्लीज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ करो, क्योंकि इतने लोग अरेस्ट हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, तो किसी का फायदा नहीं हो रहा है, वी आर रेडी टू नेगोशिएट, है ना। तो इस तरीके से ये कॉन्फ्रेंस रखा गया। गांधी जी दिसंबर 1931 में लंदन के लिए निकले, लेकिन ये कॉन्फ्रेंस जो था वो सक्सेसफुल नहीं रहा, ठीक है। गांधी जी ने जो डिमांड्स रखे थे उस पर ब्रिटिशर्स अग्री नहीं किए, एंड फाइनली इस मूवमेंट को वापस से स्टार्ट करना पड़ा। सो व्हेन गांधी जी केम बैक टू इंडिया, ही अगेन रीस्टार्टेड द मूवमेंट। लेकिन जैसे ही वो इंडिया में आते हैं उनको इमीडिएटली अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे जैसे गफार खान थे, जवाहरलाल नेहरू थे, वो लोग भी जेल में थे, तो एवरीबडी वाज jailed, but still people were demonstrating and boycotting things. But ultimately by 1934 ये मूवमेंट अपने आप इसका मोमेंटम, क्योंकि लोग बहुत लंबे समय तक प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, देयर इज अ लिमिट, है ना। तो इस मूवमेंट को स्टार्ट करके रखने की कोशिश की गई, लेकिन बाय 1930 में जैसे स्टार्ट हुआ, 1934 तक ये मूवमेंट अपने आप रुक गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे इस मूवमेंट में अलग अलग तबके के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो इस मूवमेंट में हमें ये देखना है कि जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में अलग अलग टाइप के लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, सिविल डिसोबीडियंस में भी पार्टिसिपेशन रहा लोगों का। खासकर जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे, जो रिच पेजेंट कम्युनिटीज थी, उनका बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन रहा, यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। लेकिन इस बार क्या हुआ कि जो पेजेंट्स थे, खासकर जो पुअर पेजेंट्स थे, उनका पार्टिसिपेशन कम हो गया, ठीक है, क्योंकि उनको लगा कि यार रिच पेजेंट्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे पटीदार्स ऑफ गुजरात एंड जाट्स ऑफ यूपी, जो कि रिच पेजेंट्स थे, वो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि उनको लग रहा था कि हम कमर्शियल क्रॉप्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। और उस टाइम में इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था 1930s में पूरे वर्ल्ड में, तो इसके कारण उनको अपने क्रॉप्स की जो दाम था, जो रियल वैल्यू था, वो नहीं मिल पा रहा था कमर्शियल क्रॉप्स का। तो रिच पेजेंट्स को लगा कि अगर हम कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, सिविल डिसोबीडियंस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो हमें क्रॉप्स की फुल वैल्यू मिलेगी। लेकिन जो पुअर पेजेंट्स थे, ठीक है, उनको लगा कि हमें इस मूवमेंट से कोई खास फायदा नहीं है, ठीक है, तो उनका पार्टिसिपेशन कम हो गया। पुअर पेजेंट्स का ये डिमांड था कि लैंडलॉर्ड्स जो हैं वो हमको हटा देते हैं। तो पुअर पेजेंट्स का जो मेन इशू था, दैट वाज अगेंस्ट देयर ओन इंडियन लैंडलॉर्ड्स, ठीक है। तो उनको लगा कि यार हमारा पार्टिसिपेशन इस मूवमेंट में कोई खास रिजल्ट नहीं लाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पुअर पेजेंट्स और रिच पेजेंट्स के बारे में हमने देखा। फिर हम देख रहे हैं कि सेकंड क्लास जिसने पार्टिसिपेट किया, दैट वाज द बिजनेस क्लास। अब बिजनेस क्लास का क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तो इंडियन बिजनेसेस को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे वेपन्स, बहुत सारी मशीनरी ब्रिटिशर्स के लिए बनाई, ठीक है, और वो अपने आप को एक्सपैंड करना चाहते थे। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे वो उनकी एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट करते थे। ब्रिटिशर्स को था कि ब्रिटिश कंपनीज को फायदा होना चाहिए, इंडियन कंपनीज को फायदा नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उनको, क्योंकि लिमिटेशन थी, ब्रिटिश कंपनीज भी बहुत ज़्यादा सामान तो प्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी, तो उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन से खरीदा। लेकिन जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, इंडियन बिजनेसमैन को वापस से रोकना शुरू कर दिया, उन पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा टैक्सेस पे करने पड़ते थे कस्टम ड्यूटीज में, ठीक है, उनके इम्पोर्ट्स को भी डिस्करेज किया जाता था। तो इस तरीके से एक फेडरेशन बना था, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस 1920 एंड फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, फिक्की जिसको बोलते हैं। तो ये दो इंस्टीट्यूट्स बनी थी, ठीक है, एक बनी थी 1920 में और दूसरी 1927 में। इन दोनों इंस्टीट्यूट्स में इंडियन बिजनेसमैन का एक कम्युनिटी था। बेसिकली जितने उस टाइम के इंडियन बिजनेसमैन थे, उन्होंने अपनी एक ग्रुपिंग बनाई थी, है ना, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस और दूसरा था फिक्की। और इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत उस टाइम के प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास,
जीडी बिरला, ठीक है, इस टाइप के लोग लीड कर रहे थे। तो उन सबको था कि अगर हम लोग सिविल डिसोबीडियंस में अगर हम पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारा फ़ायदा होगा, क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस में बोला जा रहा है कि हमें इम्पोर्ट नहीं करना है, हमें ब्रिटिश के सामान नहीं खरीदने हैं, तो इंडियन गुड्स ही खरीदे जाएंगे और हम लोग तो इंडियन गुड्स ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमें तो फ़ायदा मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे जो बिजनेसमैन थे उन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट किया और इस मूवमेंट का हिस्सा बने, ठीक है। उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में उसके बाद जो पार्टिसिपेशन था वो विमेन का बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन रहा, ठीक है। विमेन पहली बार ऐसा हुआ दैट दे हैव स्टेप्ड आउट ऑफ देयर होम, दे आर कमिंग ऑन द स्ट्रीट्स एंड दे आर प्रोटेस्टिंग। इससे पहले विमेन का इतना लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन सोसाइटी में या गवर्नेंस में या फ्रीडम स्ट्रगल में कभी नहीं देखा गया, है ना। सो विमेन हु यूज्ड टू स्टे एट होम, दे नाउ स्टार्टेड कमिंग आउट टू लिसन टू गांधी जी। they participated in protest marches, they manufactured salts, इन सारी चीज़ों में देखो women का participation आप देख सकते हो यहाँ पे। there is a line of lot of women who are standing and they are ready to protest, है ना। तो इस तरीके से women participation देखा गया। वो साथ साथ लीकर शॉप्स के सामने भी खड़े होकर पिकेटिंग करती थी, ठीक है। खासकर जो हाई कास्ट फैमिलीज थी उनका पार्टिसिपेशन भी रहा। तो गांधी जी के कॉल पे लॉट ऑफ वुमेन वुड कम, दे वुड इनफैक्ट डोनेट देयर ज्वेलरीज फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल। तो इस लेवल का डिवोशन था, है ना। तो हमने देखा कि इस मूवमेंट में सबसे ज्यादा जो पार्टिसिपेशन रहा वो एक तो रिच पेजेंट्स का था। रिच पेजेंट्स के साथ जो बिजनेसमैन थे उनका था, एंड इन एडिशन इट वाज द वुमेन कम्युनिटी हु केम टुगेदर। तो एक नया क्लास था जिसने पार्टिसिपेट किया इस बार सिविल डिसोबीडियंस में। लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी थे, है ना। कुछ पार्टिसिपेशन नहीं हुआ कुछ लोगों के द्वारा। तो वो कौन लोग थे जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया? तो सबसे ज्यादा जो पार्टिसिपेशन रुका वो था अनटचेबल्स के द्वारा, ठीक है। अनटचेबल्स में जो दलित्स थे, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स थे, ठीक है, इनका पार्टिसिपेशन बहुत कम हुआ इस बार। इसका रीजन ये था कि जो दलित्स थे हमारे देश में उनके साथ ऐसे भी बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट होता था, है ना। उनके साथ बहुत प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप को जोड़ के रखा था और बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। उनको इक्वल स्टेटस नहीं दिया जाता था, खासकर जो हाई कास्ट हिंदूज थे उनके द्वारा। तो महात्मा गांधी ने इन अनटचेबल्स के लिए खास एक नाम रखा था, दैट वाज दलित्स या फिर हरिजन, है ना। वो उनको हरिजन बोलते थे। हरिजन मतलब चिल्ड्रन ऑफ गॉड, ठीक है। तो गांधी जी की कोशिश थी कि जितने भी हरिजन हैं, जितने भी दलित्स हैं, वो भी हमारे फ्रीडम स्ट्रगल का हिस्सा बने। और इसीलिए वो टॉयलेट क्लीनिंग पे या फिर जो भी है अपना काम खुद करना, इन सारी चीज़ों पे ध्यान देते थे और स्ट्रेस करते थे कि अपना काम करना या ये सारे काम करना कोई छोटी चीज़ नहीं है। किसी भी काम को उसके स्टेटस से जज नहीं करना चाहिए, है ना। हर काम की इक्वल रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो गांधी जी चाह रहे थे कि इन सारे जो इन कम्युनिटीज है, इनकी जो भी इश्यूज है उसको सॉल्व किया जाए, ठीक है। लेकिन ये जो कम्युनिटी थी, ठीक है, उनका डिमांड बढ़ रहा था धीरे धीरे। उनका डिमांड था कि एक तो डिस्क्रिमिनेशन कम किया जाए, और डिस्क्रिमिनेशन कम करने के लिए वो चाहते थे कि उनको कुछ सीट्स रिजर्व की जाए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में उनके लिए, ठीक है, और रिजर्वेशन हो। और इनको लीड कर रहे थे उस वक्त डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है, जिन्होंने अपना एक डिप्रेस क्लास एसोसिएशन, एक अपनी पार्टी बनाई थी जिसका नाम था डिप्रेस क्लास एसोसिएशन। तो डिप्रेस क्लास एसोसिएशन अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, दे वर डिमांडिंग कि जो दलित्स हैं उनको स्पेशल रिजर्वेशन मिले और उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स भी हो जाए। यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट समझो। इलेक्टोरेट मतलब कोई भी एक कॉन्स्टिट्युएंसी, ठीक है, उस कॉन्स्टिट्युएंसी में जहाँ पे दलित्स की मेजोरिटी है वहां पे सिर्फ दलित लीडर्स ही खड़े होंगे, ठीक है, और सिर्फ दलित लोग ही दलित लीडर्स को वोट डालेंगे। तो ये जो पूरा सिस्टम था, इससे क्या होता, हमारा जो पूरा देश होता वो दो हिस्से में बढ़ जाता। हम लोग ऑलरेडी हिंदू मुस्लिम सिख मतलब अलग अलग हमारे यहाँ डिविजन्स हो रहे थे। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इंडिया को डिवाइड किया जाए, और अगर सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिल जाता दलित्स के लिए भी तो हमारा जो देश था वो और ज्यादा डिवाइडेड हो जाता। तो गांधी जी ने इस डिमांड के अगेंस्ट, क्योंकि बी आर अम्बेडकर ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ब्रिटिशर्स के सामने ये डिमांड रख दी कि जैसे आपने सेपरेट इलेक्टोरेट दिया है मुस्लिम्स को, वैसे ही दलित्स को भी दो, ठीक है। सो गांधी जी न्यू कि ऑलरेडी इंडियंस को डिवाइड किया जा चुका है सेपरेट इलेक्टोरेट देके फॉर हिंदूज, ठीक है, एंड मुस्लिम्स।
यहाँ पे हिंदूज के अंदर ही सिख्स भी आ रहे हैं। अब अगर हिंदूज के अंदर ही जो दलित्स है उनको भी अगर सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया जाएगा तो हिंदू कम्युनिटी के अंदर भी डिवीजन हो जाएगी, एंड दिस इज नॉट गुड फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल। इंडिया शुड रिमेन यूनाइटेड टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। अगर हम आपस में लड़ेंगे तो हम बाहर के दुश्मन को कैसे हराएंगे, है ना। तो इस चीज के अगेंस्ट गांधी जी ने फास्ट अनटू डेथ कर लिया। गांधी जी वॉज ऑलरेडी इन जेल, उनको अरेस्ट किया गया था और उन्होंने जेल में ही वो जो जेल था दैट वाज द येड़ावाड़ा जेल, तो उस जेल में उन्होंने प्रोटेस्ट किया इस चीज़ के अगेंस्ट और उन्होंने हंगर स्ट्राइक पे चले गए, ठीक है। अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पे भी प्रेशर था। गांधी जी वॉज अ मास लीडर, उनके बात को रिजेक्ट करना इतना आसान नहीं था, बहुत प्रेशर बिल्डअप हो रहा था। एंड फाइनली अम्बेडकर ने एक्सेप्ट किया गांधी जी के इस प्रपोजिशन को और एक पैक्ट साइन हो जिसको बोलते हैं पूना पैक्ट। पूना पैक्ट पे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि पूना पैक्ट क्या था, ये सारी चीजें। तो उन्होंने अग्री किया कि ठीक है हम लोग सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मांगेंगे। और गांधी जी ने भी ये प्रॉमिस किया कि हिंदू सीट्स के अंदर ही हम लोग एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए एक स्पेशल रिजर्व सीट्स रखेंगे, लेकिन शेड्यूल कास्ट को हम लोग एक सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं बनने देंगे। जैसे हिंदूज और मुस्लिम्स हो चुके हैं वैसे ही अब हिंदू मुस्लिम और दलित्स नहीं करेंगे, हम लोग हिंदू सीट्स के अंडर ही एससी या डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी रखेंगे, है ना, सेपरेट सीट्स रखेंगे, सॉरी। तो इस तरीके से जो दलित्स थे उनको अश्योर किया गांधी जी ने। लेकिन इन सारी चीजों के बीच दलित्स या अनटचेबल्स का जो पार्टिसिपेशन था वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में नहीं हो पाया, है ना। तो एक ये कम्युनिटी थी जो कि सिविल डिसोबीडियंस में नहीं है, और जो दूसरी कम्युनिटी जो कि नहीं है दैट वाज अ मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। हालांकि बहुत मुस्लिम लीडर्स थे जैसे कि खान अब्दुल गफार खान, उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया इंडिविजुअली या अपने लोगों को लेके, अपने ट्राइब को लेके पार्टिसिपेट किया। लेकिन ओवरऑल अगर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस की बात की जाए, जैसे मुस्लिम लीग, ये सारे लोग इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि इन्होंने पार्टिसिपेट, इनको लगा कि हिंदूज का सिर्फ फायदा होगा, हमारा कोई फायदा नहीं होगा। साथ साथ अगर मुस्लिम लीग नहीं कर रहे थे तो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, जैसे उस समय हिंदू महासभा थी, उसने भी इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। उनको लगा कि हमारे हिंदूज के लिए तो कुछ बात ही नहीं की जा रही है, मुस्लिम्स को लग रहा है मुस्लिम्स के लिए कुछ बात नहीं की जा रही है। तो ये दो जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है उनका पार्टिसिपेशन नहीं रहा, है ना। जबकि उनको ये समझना चाहिए था कि ये जो मूवमेंट चल रहा है दैट इज फॉर द फ्रीडम ऑफ एंटायर कंट्री, जिसमें सारे लोग इंक्लूडेड है, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, विमेन हो, कोई भी हो। तो पार्टिसिपेट करना तो बनता है, बट दे डिड नॉट पार्टिसिपेट, है ना। तो इस तरीके से ये ड्रॉबैक रहा दैट द मुस्लिम्स, the Hindu Mahasabha, and the Dalit community, these three communities did not participated। ठीक है, यहाँ पे मैं बस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बोल रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इस क्लास ने पार्टिसिपेट नहीं किया या हिंदूज ने पार्टिसिपेट नहीं किया, मुस्लिम्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया। मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जैसे मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा, इन दो ऑर्गेनाइजेशंस ने पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है, कि भले ही मूवमेंट उतना सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन फिर भी इस मूवमेंट के बाद ये चीज़ क्लियर हो चुकी थी कि मुस्लिम लीग अंडर द लीडरशिप ऑफ जिन्ना, ठीक है, उनका अलग सेपरेट इलेक्टोरेट जो बनाने का जो एम था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। मुस्लिम लीग ने थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तक आते आते बोला कि जैसे दलित्स को सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए था, हमें भी सेंट्रल लेवल पे भी सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। और जहां जहां मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस है जैसे बंगाल और पंजाब, उस समय जो बंगाल था वो यूनाइटेड बंगाल था, पंजाब जो था वो यूनाइटेड पंजाब था। आज बंगाल का आधा हिस्सा और बंगाल का आधा हिस्सा बांग्लादेश बन चुका है। और आज इंडिया में जो पंजाब है वो बहुत कम, 30% पंजाब ही है, 70% पंजाब बंटवारे के बाद पाकिस्तान में चला गया था, है ना। तो उस वक्त जो मुस्लिम लीग थी उसका डिमांड था कि बंगाल, क्योंकि उस वक्त बंगाल में भी मुस्लिम्स थे बहुत, और पंजाब, तो इन दोनों स्टेट्स में, इन दोनों प्रोविंसेस में, क्योंकि मुस्लिम पार्टिसिपेशन, मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत है, तो इनके लिए भी इलेक्टोरेट्स अलग अलग किए जाए, यहाँ पे भी इनको रिजर्वेशन दी जाए और सेंट्रल लेवल पे भी इनको रिजर्वेशन दी जाए। मतलब बेसिकली मुस्लिम लीग वाज ट्राइंग टू डिवाइड इंडिया एज मच एज पॉसिबल। वो मुस्लिम वोटर्स के लिए एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी, सेपरेट सीट्स, ये सारी चीज़ों की डिमांड करने लगे, ठीक है। और फाइनली उन लोगों को एक्चुअली मिला भी, ये सक्सेसफुल रहा ये चीज़, ठीक है।
वैसे ही उस समय इस चीज़ को अपोज कर रही थी हिंदू महासभा, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ऑफ 1928। ठीक है, उसमें लोगों ने अपोज किया कि मुस्लिम लीग के जो डिमांड्स है वो एकदम गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसा कैसा कंट्रीब्यूशन रहा। यहाँ पे आपको बताया एक फैक्ट कि in 1930 सर मोहम्मद इकबाल हु वाज प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग ही रीइटरेटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स। ठीक है, ये चीज़ है। नाउ वी कम टू द लास्ट सब चैप्टर दैट इज द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। तो अभी तक हमने पढ़ा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या था। अब हमने पढ़ लिया सिविल डिसोबीडियंस। सिविल डिसोबीडियंस में भी ये देख लिया कि क्यों ये मूवमेंट शुरू हुआ, किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, किन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, मुस्लिम लीग के क्या डिमांड्स थे, उनको कैसे उसका सोल्यूशन क्या मिला, उसके बाद दलित्स के क्या डिमांड थे, उसका कैसे रेजोल्यूशन निकला, वुमेन का क्या पार्टिसिपेशन रहा। अब हम लोग देखेंगे कि ओवरऑल इंडिया में जब आज़ादी की बात चल रही थी तो कलेक्टिवली नेशनलिज्म किस तरीके से डेवलप किया जा रहा था, लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे डेवलप हो रही थी। देखो, इससे पहले ब्रिटिशर्स के आने से पहले हम लोग पूरी की पूरी मेडिवल सोसाइटी में रहते थे जिसमें किंग्स रहते थे, है ना। तो किंग्स अपने किंगडम के लिए लोगों को ये लोगों को इंस्पायर करते थे कि मेरे किंगडम को पार्टिसिपेट करो। अगर आप राजपूत कम्युनिटी के हो, राजपूताना किंगडम के लिए बात करो। ठीक है, जो मराठा साम्राज्य है तो मराठा साम्राज्य के लिए वो अपना स्वराज की बात कर रहे हैं। बिहार में जो किंगडम्स हैं या फिर जो मुगल्स हैं वो अपना मुगल एम्पायर की बात कर रहे हैं। बट ओवरऑल इंडिया की बात करने वाली कोई ऐसी मोनार्की नहीं थी। लेकिन जब हम लोग फाइनली मॉडर्न हिस्ट्री में जब हम लोग आते हैं, जब हम लोग मॉडर्न पीरियड में आते हैं, तो उस टाइम में धीरे धीरे नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट डेवलप करता है जिसमें बात होती है एक एंटायर टेरिटरी की, कि अगर जो इंडिया है वो पूरा का पूरा इंडिया है, उसमें हम लोग छोटे छोटे ऐसे किंगडम्स नहीं रखेंगे कि यहाँ पे कोई किंगडम है वो अपना मानेगा और यहाँ पे कोई अलग किंगडम एग्जिस्ट करेगा। वी हैव टू बी अ कंप्लीट होल। एंड फॉर डेवलपिंग दिस सेंस ऑफ नेशनलिज्म क्या किया जा रहा था वो हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो उसमें बहुत सारे लीडर्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के और बाकी भी, जो कि चाह रहे थे कि इंडिया में एक कल्चरल प्रोसेस इस तरीके से हम डेवलप करें, ठीक है, जिससे लोग इमेजिन कर पाए कि हमें एज अ होल इंडिया की फ्रीडम की बात करनी है ना। हमें यूनिटी से रहना है और हमें यूनाइटेड हो के इंडिया के फ्रीडम के लिए लड़ना है। तो आइडेंटिटी ऑफ नेशन को डेवलप करने के लिए क्या किया गया, बहुत सारे ऐसे भारत माता के इमेजेस बनाए गए, है ना। हम लोग आज भी अपने देश को भी इमेजिन इट इन द फॉर्म ऑफ मदर गॉडेस, है ना, मदर गॉडेस हु इज भारत माता। ठीक है, तो भारत माता का एक इमेज डेवलप करने के लिए बहुत सारे जो पेंटर्स थे उन्होंने पेंटिंग्स की। उसके बाद बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इन्होंने किताब लिखी आनंद मठ, और आनंद मठ किताब में उन्होंने नारा दिया वंदे मातरम का, जिसको बहुत फेमसली यूज किया गया है ना, लोग गाते थे वंदे मातरम, और आज ये हमारा नेशनल सॉन्ग भी है ना। उसी तरीके से अबिंद्रनाथ टैगोर जो थे, हु वाज कजन ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, तो अबिंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का इमेज डेवलप किया। तो सॉन्ग्स के फॉर्म में, पेंटिंग्स के फॉर्म में नेशनलिज्म को डेवलप करने की बात की जा रही थी। उसके बाद बहुत सारे ऐसे फोक सॉन्ग्स लिखे गए, फोक टेल्स, है ना, लोग सुनाते थे एक जगह से दूसरी जगह, जब भी जाते थे एक गांव से दूसरे गांव। तो ये सारे फोक टेल्स के थ्रू, गानों के थ्रू, पेंटिंग्स के थ्रू, बुक्स के थ्रू लोगों में नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी वो डेवलप करने की कोशिश की जा रही थी। वैसे बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत सारे बैलेड्स, बहुत सारे राइम्स, इस तरीके की चीज़ों को भी डेवलप किया ताकि हम लोग नेशनलिज्म के बारे में बात कर पाए। उसके बाद तमिल फोकलोर्स, जैसे कि फोकलोर ऑफ सर्दर्न इंडिया, ये सारी ऐसी किताबें लिखी जा रही थी ताकि लोगों को बताया जाए कि देखो हमारा इतना रिच कल्चर है, इतना रिच ट्रेडिशन है, और हमारा जो पूरा देश है वो एक यूनाइटेड कंट्री है, वी शुड नॉट बी डिवाइडेड, है ना। हम सबकी जो आइडियोलॉजी है वो सिमिलर रहनी चाहिए। उसके बाद बहुत सारे स्वदेशी मूवमेंट्स हुए जिसमें ट्राई कलर फ्लैग को भी लाया गया। उस टाइम में जो ट्राई कलर फ्लैग था उसमें रेड, ग्रीन और येलो कलर था, है ना, और उसमें 8 लोटसेस थे जो कि ब्रिटिश के प्रोविंसेस को, क्रेसेंट मून रिप्रेजेंट करता था हिंदूज एंड मुस्लिम्स को। अलग अलग फ्लैग्स डेवलप किए जा रहे थे हमारे कंट्री के। फिर गांधी जी ने डिजाइन किया स्वराज फ्लैग, है ना। तो एक फ्लैग का भी कलर, एक फ्लैग का भी एक शेप डिसाइड हुआ धीरे धीरे कि हमारा जो फ्लैग है वो किस कलर का होगा, वो किस टाइप का होगा। ये सारी चीजें डेवलप की गई ताकि एक कलेक्टिव बिलोंगिंग हो, लोगों को लगे कि हाँ वी बिलोंग टू दिस नेशन। जैसे अगर आप कहीं बाहर होते हो और आपको अगर इंडिया का फ्लैग दिख जाए, यू इमिडिएटली फील कनेक्टेड कि हाँ वो मेरे देश का फ्लैग है।
है ना, आपको भारत माता की इमेज दिख जाए तो आपको लगता है कि यस आई बिलोंग टू दिस कंट्री। तो कोई चीज़ होनी चाहिए ना जिससे आप कनेक्ट कर पाओ अपने देश को। तो वो कनेक्टिविटी बनाने के लिए, लोगों को यूनाइट करने के लिए और वैसा कोऑपरेशन बनाने के लिए कि लोग मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए आए, है ना, उस चीज़ को डेवलप किया गया। तो यहाँ पे और इंडियंस ने क्या क्या काम किया, इंडिया की अचीवमेंट क्या है, इन सारी चीज़ों को भी बार बार बताया जा रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से कलेक्टिव बिलोंगिंग डेवलप की गई। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन आता है कि हाउ वॉज अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग डेवलप्ड। तो उसमें आप बुक्स को, एंथम्स को, भारत माता की पेंटिंग्स को, इन सारी चीज़ों को लिखोगे। ठीक है, सो विद दिस we come to the end of this chapter. I hope it was informative. And if you have any doubt regarding any topic, or there is any section which you don't understand, or if you have to recommend me anything, please put it in the comment section. Thank you.